नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर देख रहे होंगे। देखिए बेटा, आप लोगों को हमारी ये जो क्लासेस हैं वो गुरुजी 4.0 पे हमारे ऐप के ऊपर आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है। जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आपको स्कूलिंग सेक्शन में जाना है और स्कूलिंग सेक्शन में आप लोगों को हमारे वेरियस कोर्स वहाँ अवेलेबल होंगे। देखिए बेटा, हमसे जुड़ने के साथ, हमसे जब आप जुड़ेंगे तो उसके साथ साथ में आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो बच्चे फिलहाल 12th क्लास में हैं, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे जब हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे ये जो कॉम्बो कोर्सेज हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी आप लेते हैं, तो अगर आप लोगों ने अपनी बोर्ड क्लासेस में 98% मार्क्स या इससे अबो अचीव करे हैं, हम आपको देने वाले हैं 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज। इसलिए ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे की एकेडमिक्स के लिए भी आप लोगों को ये जो प्राइज मनी है ये काफ़ी हेल्प करने वाली है। उसके साथ साथ में जो बच्चे 95% मार्क्स अचीव करते हैं उनके लिए भी हम एक ऑफर लेकर के आए हैं कि हम आपको एज ए प्राइस, हम आप लोगों से जो 999 फीस हम ले रहे हैं, ये फीस भी हम आपको क्या करेंगे, रिफंड करने वाले हैं। इसके साथ साथ में बेटा, हम लोग हमारी जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए सिलेबस के साथ साथ में, आपको सिलेबस तो यहाँ मिलेगा, उसके साथ साथ में हम आप लोगों की आखिरी एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो किसी भी सब्जेक्ट में, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को हम आखिरी टाइम तक, क्योंकि आपको पता है कि अब की बार बोर्ड क्लासेस जो हैं, जैसे आरबीएसई बोर्ड की बात करें, जो बच्चे सीबीएसई हैं उनकी एग्ज़ाम तो फरवरी में होती है, लेकिन जो बच्चे आरबीएसई में हैं उनकी एग्ज़ाम भी अब की बार फरवरी में ही होने वाली है। उसके साथ साथ में हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी उनकी जो है दिसंबर से, पहले दिसंबर में हुआ करती थी, अब जो है वो नवंबर में है। तो जो बच्चे अभी तक मैं कहूँ कि थोड़ा लेट लतीफ़ हैं, उन्होंने सोचा था कि हम करेंगे करेंगे देखेंगे क्लासेस, या हम रुकते हैं, अभी तो टाइम है, तो बेटा मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम बचा है आप लोगों के पास में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें, हमारी क्लासेस देखें। आप लोगों की कोई डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, या किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि आप लोगों की किसी भी तरह की कोई समस्या हम आने नहीं देंगे। आप लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत तरीके से कर सकते हैं। देखिए बेटा, आज जो है हम लोगों ने बायोलॉजी का सिलेबस जब हम कवर कर रहे थे तो उस बायोलॉजी के सिलेबस में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की। हमारा जो सेकंड यूनिट था उसका हम लोगों ने जो फोर्थ चैप्टर है, इनहेरिटेंस, लॉ एंड वेरिएशन, या मेंडल वाला चैप्टर हम उसको कॉमनली जानते हैं, वो हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने इस सिलेबस को ऐसा ही डिजाइन किया है कि आप लोगों को बोर्ड के अंदर जो पूछ जाए, देखो बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं जिसके अंदर आप लोगों को बहुत अटरम शटरम इधर उधर की बातें, ये वो, बहुत सारी क्लासेस या बहुत सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये जो क्लासेस डिजाइन कर रखी हैं वो ऐसा कर रखा है कि आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारी क्लासेस से बाहर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कंसेप्ट भी हमारी क्लासेस से आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे। तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर। जो बच्चे बायोलॉजी लेके रखे हैं उनको ये चैप्टर काफी परेशान करता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है। तो आज जो है हम अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो शुरू करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए बेटा, एक्चुअली में जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं हमको उसका आत्मा का पता होना चाहिए, उसकी रूह का पता होना चाहिए हमें।
हम लोगों ने अभी तक जो जेनेटिक्स का चैप्टर इससे पहले प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि मेंडल ने ये बात बताई कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं। ठीक है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? फैक्टर है। बाद में जब डिस्कवरी हुई, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से पहले जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, जो सटन और बोवेरी ने दी थी, माइक्रोस्कोप के नीचे बैठ करके समझा कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेल के डिवाइड होने से पहले डबल होती हैं एंड फिर इक्वली क्या हो जाती हैं सर, हम बोल सकते हैं डिवाइड हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन में वो जो स्ट्रक्चर्स थी उनका नाम क्रोमोसोम दिया उन्होंने, और वहां से पता चला कि भैया ये क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिक सी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं। लेकिन फिर आगे स्टडी से पता चला कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही वो फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार हैं आपके इनहेरिटेंस के लिए, जिनको हम लोगों ने जीन बोला। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, वही चीज हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करनी है, पढ़नी है। तो हम लोगों को आज अच्छे तरीके से पता है कि भैया जो हमारा जो इनहेरिटेंस है, यानी कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना होता है, वो किसके कारण होता है? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है। आज हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है, उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि ये डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जिन बच्चों ने 12th क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, वहां एक चैप्टर था बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए जो है वो एक क्या है आपका? मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। अब देखिए, बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है, आज हमें अच्छे तरीके से पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर पे बात करी थी कि सर डीएनए जो होता है, ये जो डीएनए है ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट मिलकर के एक बड़ी यूनिट बना रही है, जिसको हम पॉलीमर बोल रहे हैं। और इसकी एक जो सिंगल यूनिट होती है, डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है। डीएनए इज ए पॉलीमर, और इसकी जो सिंगल यूनिट है, या मैं कहूं मोनोमर, एक सिंगल यूनिट, वो क्या है? वो है आपकी न्यूक्लियोटाइड। वो क्या है आपकी? न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो हम देखें कि सर सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या है सर? डीएनए है और आरएनए है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है ये किसका बना हुआ है? ये किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आप ये क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था। आज जो है मैं फिर से एक बार फिर से आपके सामने डीएनए का, जो ये डीएनए है, इस डीएनए को सबसे पहले इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसने बताया था, उस पर बात करेंगे हम। और इसकी स्ट्रक्चर को फिर से देखेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे उन्होंने बताई। तो हम लोगों को ये पता है
कि डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चरल मॉडल जो था वो किसने दिया था? डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चरल मॉडल जो दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चरल मॉडल दिया था कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, वो किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? हेलिकल मॉडल। और हेलिकल भी कैसा? डबल हेलिक्स। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, इसको देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वाटसन और क्रिक को। लेकिन वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल कैसे दिया होगा? देखो बेटा, साइंस जो होती है उस साइंस में कोई ना किसी चीज की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, इसीलिए वो साइंस है। हम बैठे बिठाए ये नहीं कह सकते कि डीएनए ऐसा था या डीएनए ऐसा था और उसको मान लिया जाए। आपको उसके पीछे कोई ना कोई प्रूफ देना होगा या कोई ना कोई एविडेंस देना होगा। तो डीएनए का जो हेलिक्स, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया, इसके पीछे उनका बेसिस क्या था? तो इसके पीछे जो बेसिस था वो बेसिस था, इन्होंने क्या किया था, वाटसन और क्रिक ने विल्किंसन, या मैं बोलूं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किन और विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक एक्सरे निकाला था डीएनए का। उस एक्सरे को इन्होंने स्टडी किया और डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये कुछ जो हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और डीएनए को जो ये इनका बेसिस जो था वो क्या था कि इन्होंने एक एक्सरे देखा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, और उसको देखने का जो क्रेडिट है वो किसने दिया था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन या विल्किंस बोल सकते हैं अपन। इन दोनों ने डीएनए का एक एक्सरे निकाला था, उस एक्सरे को देख करके इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो हम लोगों ने इस पे पहले भी चर्चा की हुई है कि सर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है। आज मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताता हूं। देखिए, गॉट इट? आपको ये डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, देखिए बेटा, हम पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ये क्या है? हम लोगों ने चर्चा की थी कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, और वो किसका बना होता है? मोनोमर यूनिट से बना होता है। और मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड। हम लोगों ने, जिन बच्चों ने डीएनए इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, उस क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए की मैंने वहां पे एक स्ट्रक्चर बना करके उसका हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के। डीएनए में चार तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं: एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायामीन। तो आप देख सकते हैं कि ये
कौन सी शुगर है? ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? ये आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है। और ये जो है, इसके 5th प्राइम पे क्या लगा हुआ है सर? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। और यहां पर आप लोगों को इसका नाइट्रोजन बेस पेयर यानी कि एडेनाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये इतनी इतनी स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एडिनलिक एसिड। ठीक है। ठीक उसी तरीके से सर यहां आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं थाइमेडिलिक एसिड। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है साइटेडिलिक एसिड। यहां जो दिखाई दे रहा है, ये गुआनालिक एसिड है। यहां जो दिखाई दे रहा है, ये थाइमेडिलिक एसिड है। ये एडिनलिक एसिड है। ये गुआनिलिक एसिड है। और ये साइटेडिलिक एसिड है। ठीक है। तो क्या देखा आप लोगों ने कि सर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सर ये यहां पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप लोगों को वहां उस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, ये भी आप लोगों को वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोग देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में जो जुड़ा हुआ है, वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो पेयर बना रहे हैं। एडीनाइन जो है, वो पेयर हो रहा है किसके साथ में? थायामीन के साथ में। ठीक है। आपको ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो एडीनाइन और थायामीन के बीच में क्या बनते हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। और थायामीन और एडीनाइन, यहां आप देख रहे हो वाइस वर्सा, उल्टा भी करें तो भी यहां पे क्या बन रहे हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। जबकि साइटोसिन और गुआनाइन या गुआनिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, वो डीएनए का कोर पार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डीएनए का कोर पार्ट बनाते हैं। जबकि बैकबोन जो है, डीएनए की जो बैकबोन है, वो किससे बनी होती है? वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड या हम बोल सकते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनी हुई होती है। ठीक है। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं, और जो इसका कोर पार्ट है, वो क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। ठीक उसी तरीके से। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि सर यहां पर पोलरिटी क्या दिख रही है आपको? 5th। यहां पे कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है ये फॉस्फोरस? 5th नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके जस्ट सामने आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को ये इस शुगर का 3rd प्राइम खाली दिखाई देगा। ठीक है। तो डीएनए जो होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और बोथ द स्ट्रैंड, इसके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। 5th प्राइम के सामने 3rd प्राइम होता है, और 3rd प्राइम के सामने 5th प्राइम होता है। ठीक है। तो हम डीएनए के बारे में ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये पूरी स्ट्रक्चर बना करके बताई थी। आप लोग वहां पर पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर मैं आप लोगों को उसका वो दिखाऊं, देखिए एक मिनट रुकना सर। तो स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस क्लास जो है आप लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं, जहां मैंने म्यूटेशन का टॉपिक पढ़ाया था। वहां मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बताई है। वहां आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगी। हम लोगों को क्या पता है कि सर
अगर हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को डिस्क्राइब करना है तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर डीएनए जो होता है, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि सर द बैकबोन ऑफ डीएनए थ्रेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। चौथी बात आप लिख सकते हो द कोर ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एडीनाइन, थायामीन, गुआनाइन और साइटोसिन के साथ में बनते हैं। एडीनाइन और थायामीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और चार नाइट्रोजन बेसेस, एडीनाइन तो हमेशा थायामीन के साथ में और गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ में क्या होता है, जुड़ते हैं। यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं वो आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और डीएनए का क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं, ठीक है। तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, क्लियर। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होकर के एक लैडर शेप होना कैसा चाहिए था कि भाई एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, यानी कि लैडर बना लेंगे। ये एक इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लैडर मतलब आपकी सीढ़ियां बना लेंगे। एक सीढ़ी होती है ना, बांस की सीढ़ी जिसपे अपन चढ़ते हैं, वैसा बना लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डीएनए कैसा होता है, ये हेलिकल फॉर्म में होता है। हेलिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से राउंड करता है। तो दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो यूं आपस के ऊपर राउंड फॉर्म के अंदर क्या होते हैं सर, प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। किन के बीच में, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, एडीनाइन और गुआनाइन और साइटोसिन और थायामीन के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये है माइनर ग्रूव जो आपको यहां दिखाई दे रही है। ये कैसी ग्रूव है, माइनर ग्रूव है। और ये मेजर ग्रूव है। तो ऐसी ग्रूव आपको मेजर ग्रूव यहां ऊपर भी दिखाई देगी, नीचे भी दिखाई देगी। ये कैसी ग्रूव है, माइनर ग्रूव है, ठीक है। तो जो माइनर ग्रूव मान लो, माइनर ग्रूव देख लो या फिर मेजर ग्रूव देख लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो आपके पास में होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। नैनोमीटर में कितना बोल सकते हैं हम इसको, 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हैं। सॉरी, हम नैनोमीटर में 34 एंगस्ट्रॉम को कितना बोल सकते हैं सर, 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सर माइनर ग्रूव की बात कर रहे हैं, ये माइनर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, यहां पर भी आप लोगों के सामने माइनर ग्रूव है, तो ये भी माइनर ग्रूव है। तो माइनर ग्रूव के बीच की जो डिस्टेंस है, या मैं कहूं कि 2 मेजर ग्रूव्स के बीच की डिस्टेंस, मेरे को एक दूसरा वीडियो आपके सामने दूसरा एक दूसरा डायग्राम आपके सामने देखो मैं लेकर के आया हूं, जिसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से माइनर और मेजर ग्रूव्स को दिखाया गया है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, देखो आपको दिख रहा है ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो ऐसे हेलिकल के फॉर्म में है, और ये इनके बीच में क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। तो आप देख सकते हो गुआनाइन के साथ में साइटोसिन, एडीनाइन के साथ में थायामीन, गुआनाइन के साथ में साइटोसिन। तो इस तरीके से ये पेयरिंग हो रखी है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि सर ये एक मेजर ग्रूव है, या मैं कहूं कि सर ये एक मेजर ग्रूव मान लो, ये एक मेजर ग्रूव मान लो, और इनके बीच की डिस्टेंस हम देखें तो कितनी है, ये यहां दे रखी है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं सर, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम या 0.3 या 3.4 नैनोमीटर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 34 एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम
डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई हमारे पास में 3.4 एंगस्ट्रॉम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हेलिकल मॉडल है ये आप लोगों को पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उस चैप्टर में आप आसानी से देख सकते हैं इसको डिटेल में। और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, देखो फॉस्फोरस, कार्बन, शुगर फॉस्फेट, बैकबोन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बेसेस। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये किस फॉर्म में होता है, सर इस तरीके से हेलिकल के फॉर्म में डीएनए आपका होता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रैंड है ये कितना लंबा स्ट्रैंड होगा, डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये कितना लंबा स्ट्रैंड होगा। तो देखो बेटा, इस बात को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये जो थ्रेड है डीएनए का, डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो कितना होता है, कितना लंबा होता है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा, एक सेकेंड सर, एक बार पॉज करो। तो ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये कितना लॉन्ग होता है, इसका इसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे। देखिए बेटा, डीएनए जो स्ट्रैंड है वो लगभग आपका डाइप्लॉइड कंडीशन में, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, और हैप्लॉइड कंडीशन में जो होती है वो होती है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो अगर हम डाइप्लॉइड कंडीशन के अंदर क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई कर दे 3.4 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, या फिर 0.34 नैनोमीटर से, तो इनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस आती है, एक लेंथ आती है हमारे डीएनए की, वो आती है 2.2 मीटर लॉन्ग। कि हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है 2.2 मीटर लॉन्ग हमारा डीएनए होता है। अब आप ये देखिए कि सर इतना बड़ा डीएनए कितनी लेंथ है उसकी 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ये आपके एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। एक सेल को जब हमारी नेक डाई से नहीं देख सकते हम एक न्यूक्लियस को हमारी नेक डाई से नहीं देख सकते, तो सर उसमें इतनी लंबी स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है कि वो वहां प्रेजेंट हो। तो देखिए बेटा, इसके लिए क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है आप देख सकते हैं, ये 2.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रैंड है डीएनए का। ये क्या होता है सर, आपके न्यूक्लियस में डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है। देखिए, डीएनए की पैकेजिंग को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर इसके लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं सर। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। देखिए बेटा, कोई भी प्रोटीन जो होगी वो प्रोटीन किसके बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। प्रोटीन जो है वो किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड, इस हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स काम में लिए जाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड जो है वो है लाइसिन एंड आर्जिनाइन। तो डीएनए की पैकेजिंग में
जो प्रोटीन काम में लेते हैं हम, हिस्टोन प्रोटीन, वो उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? लाइसिन एंड आर्जिनाइन। क्लियर? नाउ ये प्रोटीन होती कैसी है? तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एक ऑक्टामर होती है। ये क्या है? एक ऑक्टामर है। ठीक है, ऑक्टामर मतलब 8 छोटी छोटी मोनोमर यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं? ऑक्टामर बनाती हैं। तो देखो बेटा, ये ऑक्टामर कैसे बनेंगे? तो ये ऑक्टामर किस तरीके से अरेंज होते हैं? देखिए, H2A के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। H2B के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। H3 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। और H4 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। तो इस तरीके से 2 2 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के ऐसे एक ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम ये बोलें कि H2A है, ये H2B है, ये H3 है और ये H4 है। ठीक है, ऐसे H2A पीछे की तरफ, H2B ये रहा, H3 ये रहा और H4 ऐसा। तो ये इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल्स के 8 मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं सर? ऑक्टामर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सर? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये किसके बनी होती है? एमिनो एसिड जिसका नाम है लाइसिन और आर्जिनाइन की बनी होती है। क्लियर है? नाउ बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके ऊपर डीएनए क्या करता है? आपका रैप करता है। तो आप देखो इस डायग्राम में आप लोगों को यहां पे क्लियरली विजिबल होगा कि सर ये है आपका वो हिस्टोन प्रोटीन। ये आपका क्या है? वो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए क्या कर रहा है? यूं रैप कर रहा है। नाउ हाउ मच डीएनए? डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है। तो ये कितना डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा? तो इस चीज को हम समझें तो आप लोगों को ये देखना होगा कि यहां पर अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो इसके ऊपर रैप करके 1/3/4 राउंड लगाता है। कितना राउंड लगा रहा है? 1/3/4। यानी कि आपका डीएनए का एक छोटा पार्ट इसके ऊपर क्या कर रहा है? यूं रैप कर रहा है। किस पे? हिस्टोन प्रोटीन पे। एज यू नो कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज पॉजिटिव। डीएनए कैसे देखो, ये कैसी चार्ज है? ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। तो डीएनए जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। आपका डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और कितना राउंड लगा रहा है? 1/3/4 राउंड लगा रहा है। तो इसके अंदर कितने बेसिस होंगे इस इतने से पोर्शन पे? ये जो डीएनए इसके ऊपर रैप कर रहा है, इस पे कितने पोर्शन कितना नाइट्रोजन बेस पेयर्स होंगे? तो लगभग ये जो इसके ऊपर राउंड लगा रहा है इसके अंदर 200 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 200 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर आपने यहां से शुरू किया था H2A H2B, H1 से शुरू क्यों नहीं किया? तो H1 क्या है सर? ये एक
इसी का पार्ट होता है जो ऑक्टामर से अलग होता है। ये क्या करता है, इस डीएनए के ऊपर क्या करता है, क्लैंप बनाता है। क्या करता है, एक क्लैंप बनाता है, जिससे ये डीएनए जो है, जो इसके ऊपर ये रैप कर रहा है, ये इससे यहां से क्या ना हो जाए उतर ना जाए, ये यहां से निकल ना जाए। तो ये इसके ऊपर ऐसे क्लैंप करके एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये एक यूनिट बन रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम, जिसपे ऑक्टामर है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, डीएनए है जिसके अंदर 200 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, और ये H1 प्रोटीन है, ठीक है, जो ऑक्टामर का ही पार्ट होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर डीएनए जो होता है, इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है, वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे वहां वो क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा, पैकेज करेगा। तो इसको समझने के लिए हाउ डीएनए पैकेजिंग टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, हमको क्या समझना होगा कि सर एक प्रोटीन होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है सर, एक ऑक्टामर है। क्या है, ऑक्टामर है। इसके अंदर 8 छोटी छोटी यूनिट मिलकर के क्या करती हैं, इस ऑक्टामर को बना रही हैं। ठीक है, ये क्योंकि हमें पता है एमिनो एसिड जो होता है वो किसका बना होता है, ये अमाइनो एसिड्स का बना होता है। यहां पर दो बेसिक आपके सामने बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, जिनका नाम क्या है सर, लाइसीन और आर्जिनाइन। ठीक है, लाइसीन और आर्जिनाइन अमीनो एसिड जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, और ये डीएनए जो है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। कितना राउंड लगा रहा है, 1/3/4। और ये जो राउंड लगा रहा है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये राउंड लगाएगा तो ये इस पे से उतर ना जाए, तो इसके लिए एक क्लैंप लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H1 प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन का ही पार्ट होता है, लेकिन ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता। ये इससे दूर क्या करता है, इसको क्लैंप करने का काम करता है, और ये एक स्ट्रक्चर बन करके आती है हमारे सामने, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो बेटा देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, यूनिट ऑफ पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें तो क्या होता है, डीएनए यूं ही नेक्ड क्या होता है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, वो यूं ही बिखरा हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये इस तरीके से क्या करती है, ये आपकी वो है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, H1 प्रोटीन है। और ये आपको 1 2 3 4 ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन क्या कहते हैं सर, ये आपका ऑक्टामर है, जिसको अपन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और ये डीएनए क्या कर रहा है, इसके ऊपर रैप कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम की। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू ईच ऑफ द प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4। एडिशनली H1 ऑन द आउटसाइड हेल्प द होल्ड द डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इसको होल्ड करने की कोशिश करता है, या इसको होल्ड करके रखता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपकी हिस्टोन है। ठीक है, तो आपको ये एक हिस्टोन दिखाई दे रही, या एक न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपस में क्या करते हैं सर, इस तरीके से ये यूं कॉइल होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे स्टोन हैं, और उनके ऊपर, या हम ये बोल सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हैं, उनके ऊपर क्या कर रहा है सर, डीएनए यूं क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, यूं रैप कर रहा है। और ये फिर कंडेंस होकर के आप ये क्या बनाते हैं सर, ये इस तरीके से लूप बना रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं सर, ये लूप बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बेटा, आप लोगों को जब आप देखेंगे तो ये कैसे, पहले ये स्टोन जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये फर्दर इसकी कॉइलिंग चलती रहती है, और ये कॉइलिंग कैसे होती है, ये यूं, और ये इस तरीके से लूप बन जाएंगे, और फाइनली आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपके इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, 8 सब यूनिट है, न्यूक्लियोसोम फिलामेंट है, 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है,
ठीक है। 30 नैनोमीटर फाइबर लूप्ड डोमेन में इस तरीके से दिखाई देते हैं। और जब मेटाफेज होती है, आपको पता है क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? एक्चुअली ये जो है आपको थ्रेड की तरह कब दिखाई देंगे? जब एक सेल डिवाइड नहीं होगी तो आपको ये क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में दिखाई देंगे। किस फॉर्म में दिखाई देंगे? क्रोमेटिन, धागे के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर एक न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस रूप में होता है? धागे के रूप में होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बनाती हैं सर? आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम को सबसे परफेक्टली उनकी स्टडी करने के लिए जो फेज होती है वो सेल डिवीजन की मेटाफेज होती है। मेटाफेज में ही आपको इस तरीके से क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन है, ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उन्होंने सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होकर के क्या बनाती है? आपके क्रोमोसोम। तो ये कंडेंस होने का पैटर्न भी इनका ऐसे कि सर पहले ये इस तरीके से कोयल होते हैं, फिर ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड देन फर्दर कंडेंस होकर के ये क्या बनाते हैं सर? आपके जो है क्रोमोसोम्स बनाने का काम करते हैं जब एक सेल डिवाइड होती है तब। अब देखिए बेटा कि ये जो क्रोमेटिन है, आपको जो एक क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन कितने तरीके की होती है सर? ये क्रोमेटिन जो होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है। क्रोमेटिन जो होती है वो कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है सर यू क्रोमेटिन, और एक होती है हेटेरोक्रोमेटिन। देखो बेटा, हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है ना, वो हाईली कंडेंस्ड होती है। मतलब वहां पर कोयलिंग क्या होगी? ज्यादा, जिसको खोलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। हाईली कंडेंस्ड होती है। उसके साथ साथ में सर अगर हम इसको स्टेन करेंगे, क्रोमेटिन को स्टेन करेंगे, तो ये कैसी स्टेन होगी? डार्क स्टेन्ड होती है। कैसी स्टेन्ड होगी? डार्क कलर में स्टेन्ड होगी। हाईली कंडेंस्ड है, डार्क स्टेन्ड है, और सर ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होती है। हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर एक प्रोसेस है डीएनए से आपका क्या बनना? एमआरएनए बनना, और एमआरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। ये डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको अपन क्या कहते हैं? सेंटर डोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर डोगमा कहते हैं। ठीक है। इसको सबसे पहले बताने का क्रेडिट जाता है क्रिक को। क्रिक ने सबसे पहले ये बात बताई थी, और इस चैप्टर में हमें ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होता है इस पे बारे में भी बात करनी है। ठीक है। इस पे भी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सेंटर डोगमा जो है, हम ये कहें कि सर ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव, यहां हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि मतलब हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है उससे डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन, उसकी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस उसमें होगी ही नहीं, क्योंकि वो काफी कंडेंस होती है, हाईली कोइल्ड होती है। दूसरी तरफ हम बात करें यूक्रोमेटिन की, तो यूक्रोमेटिन जो होती है वो कैसी होती है सर? लूजली पैक्ड होती है। ये हाईली कंडेंस बोल दो या हाईली पैक्ड बोल दो, लूजली पैक्ड होती है। ठीक है। सर ये लाइट स्टेन होती है। अगर हम स्टेन करें और अंडर द माइक्रोस्कोप देखें, जो हल्का कलर होगा जिस क्रोमेटिन का, वो कैसी होगी? यूक्रोमेटिन होगी। ठीक है। उसके साथ साथ में ये ट्रांसक्रिप्टिवली क्या होती है? एक्टिव होती है।
ये कैसी होती है, ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव होती है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग देखा, हम इस बात को जो है वो यहां से हमारी बुक से देखते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो है हमारी बुक में लिखे हुए हैं वो हम देखते हैं यहां से। देखिए, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। हम लोगों ने बात करी कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक मोनोमर है और मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। भाई डीएनए की लेंथ कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, कि हमने अभी देखो 2.2 मीटर लंबी जो लेंथ बताई डीएनए की वो कैसे बताई, कि ह्यूमन के डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड साइट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने हैं उसके ऊपर हमने बात बताई। दिस ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियोफेज known as 5 into 74 has 5386। इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, 5386 है। या हम ये बोले न्यूक्लियोटाइड्स इतने हैं। बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहां बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर जो बेसिस पेयर हैं वो कितने हैं, 48502। एरिस्टेरिका कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर कितने हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन कितना है, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। देखो हम लोगों ने अभी देखा कि कितना होता है हैप्लॉइड सेट में, हैप्लॉइड सेट में कितना होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, और डाइप्लॉइड सेट में कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो आप लोगों को ये कुछ आंकड़े हैं वो ध्यान रखने हैं। आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहां से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के या फिर लैम्डा एरिस्टेरिका कोलाई 4.6 इंटू 10⁻6 ये बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसमें 4856502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब वही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात की गई है यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात की गई है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे है, देखिए देखिए लेट्स recapitulate, let's recapitulate the chemical structure of the polynucleotide chain DNA or RNA. A nucleotide has the three component, a nitrogen base pair, pentose sugar, ribose in case of RNA and deoxyribose sugar in the case of DNA। RNA में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, और डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। एंड ए फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो डीएनए होता है उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। डीएनए जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से।
और न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है सर? ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, और आपकी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कितनी तरीके की होती हैं? ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, एक डीऑक्सी और एक आपकी राइबोज। राइबोज शुगर क्या बनाती है? आपकी आरएनए बनाती है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या बनाती है? आपकी डीएनए बनाती है। और इधर क्या पाए जाते हैं? आपके नाइट्रोजन बेसेस। तो नाइट्रोजन बेसेस कितने होते हैं सर? दो तरीके के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, प्यूरीन, और एक क्या होता है आपका? पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन दो तरीके के होते हैं, एडिनाइन और गुआनाइन, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, थायमिडीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यहां क्या बता रखा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर, प्यूरीन एडिनाइन एंड गुआनाइन, एंड पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखिए यहां बात बता रहा है कि पिरिमिडीन जो होता है इसमें साइटोसिन कॉमन होता है, डीएनए। देखो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, डीएनए में क्या पाया जाता है? थायामीन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? थायामीन नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है। ये बात सारी, ये जितनी भी बातें हैं, ये उस लेक्चर में वहां पर जहां मैंने डीएनए और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया वहां पर आप लोगों को डिटेल में ये बातें मिलेंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायामीन। इन नाइट्रोजनस बेसिस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ वन कार्बन। अब हमको ये देखो क्या कह रहा है कि सर ये आपकी, जैसे मान लो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये 5वें नंबर का कार्बन है और ये पहले नंबर का कार्बन है। तो जो आपका नाइट्रोजन बेस पेयर है वो कहां से जुड़ेगा? पहले और 9वें नंबर के, मतलब इस नाइट्रोजन बेस के तो 9वें और इस शुगर के पहले नंबर के कार्बन के बीच में जुड़ेगा। और यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आप लोगों को उस वीडियो में पता चलेगा कि सर ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो यही चर्चा यहां पे हो रही है कि देखो क्या कह रहा है, ए नाइट्रोजन बेसिस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है? जब देखो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और जब फॉस्फोरिक एसिड यहां पर जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड जब यहां पर जुड़ जाएगा, नाउ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? आपकी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। तो बेटा दो चीजें हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वहां मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया हुआ है। ध्यान देना उस बात पे आप लोग, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। 11th क्लास में भी ये बात थी कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें शुगर होती है, शुगर होती है और उसके साथ साथ में आपका नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ा हुआ है तो वो न्यूक्लियोसाइड है। और जब इनके साथ में 5वें नंबर पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ में जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और हमारे पास में कितने तरीके के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए, तो न्यूक्लियोसाइड कितने तरीके के होते हैं? एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन। अब देखो आरएनए जब होगा तब तो अपन क्या बोलेंगे सर? गुआनोसिन, ठीक है, साइटिडीन, यूरिडीन, एडिनोसिन। और जब डीएनए होगा तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन। डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होता क्योंकि आपको पता है यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं होता, इसलिए डीऑक्सी यूरेसिल नहीं, यूरिडीन नहीं बोल सकते अपन। क्या बोलेंगे? इसकी जगह क्या होता है सर? थायमिडीन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी थायमिडीन। क्लियर है आपको ये बात? आगे देखिए, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के मान लो सर यहां से लेकर के यहां तक की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और जब इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा 5वें नंबर पर तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर
अभी तक तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। जब इसके ऊपर पांचवें नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। ठीक है, तो किस बॉन्ड से जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। एक कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू थर्ड टू फिफ्थ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच ए मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो आपके सामने ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसे है, देखिए। तो ये आपकी वो शुगर हो गई, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, यहां एडिनाइन जुड़ गया, यहां थायामीन जुड़ गया, यहां गुआनोसिन जुड़ गया, यहां साइटिडीन जुड़ गया, और यहां क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, फिफ्थ प्राइम, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड प्राइम। जैसा कि अपन यहां देख सकते हैं, ये फिफ्थ प्राइम और ये आपका थर्ड प्राइम। तो ये एक चेन है, ये इस तरीके से ये चेन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एंटी पैरेलल चेन है। इसको एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं, एंटी पैरेलल इसलिए बोलते हैं कि सर फिफ्थ प्राइम के सामने थर्ड प्राइम है और थर्ड प्राइम के सामने फिफ्थ प्राइम है। क्लियर है, और इसका पूरे का पूरा डायमीटर जो है, इसका पूरा डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो देखिए तो यहां पोलैरिटी कैसी है, फॉस्फेट मोइटी, मोइटी बोल दो या पोलैरिटी बोल दो, एक ही बात है। फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो कहां जुड़ा हुआ होगा, ये फिफ्थ प्राइम पे जुड़ा होगा। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पांचवें नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एंड ऑफ शुगर विच इज रेफर टू द फिफ्थ एंड of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OS third prime. ठीक है, group which is referred to as the third prime end of the polynucleotide chain. The backbone of the polynucleotide chain is formed due to the sugar and phosphate. The nitrogenous base linked sugar moiety project from the backbone. तो हम यहां से देख सकते हैं, ये रहा शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और ये मॉइटी जो है वो फिफ्थ प्राइम है, और इसके सामने क्या है, थर्ड प्राइम है। और इसके जो बॉन्ड्स हैं बीच के अंदर, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में बनते हैं। एडिनाइन किसके साथ में पेयर करता है, थायामीन के साथ में, और गुआनिन जो है पेयर करता है साइटोसिन के साथ में। ठीक है, तो ये सब वही बातें हैं जो अभी अपन ने डिस्कस की हैं। आगे देखिए, इन आरएनए every nucleotide residue has the additional OH group present at the second position of ribose. Also in the RNA, uracil is found in the place of the thiamine, another chemical name of thiamine. तो अपन ने देखा कि सर जो पेंटोज शुगर होती है हमारी, ये पेंटोज शुगर दो तरीके की होती है, मैंने भी आपको बताया। एक तो होती है सर डीऑक्सी राइबोज शुगर, और दूसरी होती है राइबोज शुगर। दोनों में क्या फर्क है, यहां पर आप लोगों को ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर पे कार्बन पे क्या देखने को मिलेगा, एच 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 ओ एच, ये चौथे नंबर का कार्बन है, और यहां पर ये पांचवें नंबर का कार्बन है। ठीक है, पहला नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन और पांचवें नंबर का कार्बन। ध्यान से देखना, यहां जो सेकंड नंबर का कार्बन है, कौन से नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर का कार्बन है। ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहां पर आपको एच ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि आरएनए राइबोज शुगर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, राइबोज शुगर के अंदर आपको यहां पर OS दिखाई देगा।
सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या दिखाई देगा? OH दिखाई देगा। ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवें नंबर का कार्बन। दोनों में क्या फर्क है सर? डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि यहां पे सेकंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। और जबकि राइबोज शुगर के अंदर यहां पर क्या है सर? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो राइबोज जो शुगर होती है बेटा वो ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो आप ये देखो, इसलिए ज्यादा क्या है? एक्टिव है। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है उसके अंदर लैक है, ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी। तो यहां पर डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी है और यहां पर आपको ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है। इसका एक और रीजन है, यही कारण है कि आरएनए जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और डीएनए जो होता है वो काफी स्टेबल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए जो है वो क्या है? स्टेबल है, और आरएनए जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि ये ज्यादा क्या करता है? रिएक्शन करता है। इसीलिए देखो, आप लोगों को पता होगा, यहां पे मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, कि जब अपना कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस का जो जीनोम था वो कैसा था? कोरोना वायरस का जीनोम था आरएनए से बना हुआ था। इसीलिए वो फास्ट उसमें म्यूटेशन हो रहे थे। क्यों म्यूटेशन हो रहे थे? क्योंकि आरएनए जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके अंदर म्यूटेशन फास्ट होंगे, तो वो अपनी क्या करेगा? नेचर को बार बार चेंज करेगा। जबकि डीएनए जो होता है वो क्वाइट, कंपेयर करें आरएनए से, तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। इसीलिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो काफी क्या है? स्टेबल है। और यही कारण है कि डीएनए को हम एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे यही बात आपसे बताई गई है आप लोगों को कि आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिडुअल हैज द एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन। एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ द थायमीन। अब देखिए, यूरेसिल जो है वो रिएक्टिव है, स्टेबल भी नहीं है, जबकि थायमीन जो है वो क्या है? स्टेबल है। तो आपके डीएनए में क्या मिलता है? थायमीन मिलता है, और आरएनए में क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। एक ये और रीजन है कि आरएनए का ज्यादा रिएक्टिव होने का रीजन ये है कि उसमें यूरेसिल होता है और इसमें क्या होता है? थायमीन होता है। आगे देखिए, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द फ्रेडरिक मिशर इन 1869। फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में डीएनए को, उसकी नेचर को बताया था कि ये एसिड होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। He named it nuclein. However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that the James Watson and Francis Crick, तो हमने बताया कि डीएनए का सबसे पहले हेलिकल मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। और उन्होंने किस चीज को देख करके दिया था? एक्सरे देख करके दिया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द मॉरिस विल्किंसन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो एक्सरे निकाल के दिया था उसके बेसिस पे डीएनए का हेलिकल मॉडल दिया था, प्रपोज्ड बाय ए वेरी सिंपल बट द फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द hallmark of their proposition was based pairing between the two strands of the polynucleotide chain. However, this proposition also based on the observation of the Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between the adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and the equal one. तो देखो, चॉर्गोफ ने भी इस डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था उसके अंदर 4 चांद लगाए थे, उन्होंने भी अपना इसके अंदर सहयोग दिया था। वाटसन और क्रिक ने जो बताया, पूरे मॉडल के जो क्रेडिट जाता है वो वाटसन और क्रिक को जाता है। लेकिन एरविन चॉर्गोफ जो थे उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो बात क्या थी कि सर एडीनाइन और थायामीन और गुआनाइन और साइटोसिन, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ये बराबर होते हैं। अब देखो बेटा, इस पे आपसे बेस्ड, इस चीज पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सपोज आपसे पूछा जाए कि अगर कोई डीएनए है, उस डीएनए के अंदर 30% क्या है? एडीनाइन है, और आपसे पूछे कि साइटोसिन कितना होगा। आपसे क्या पूछा? एडीनाइन जो है डीएनए में, एडीनाइन जो है वो कितना परसेंट है? 30% है। तो आपसे पूछ रहा है साइटोसिन कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि जब एडीनाइन 30% है तो थायामीन भी कितना होगा? 30%। तो 30%, ये भी 30%, तो टोटल कितना हो गया? 60%। टोटल डीएनए कितना है? 100%। तो 100 में से 60% अपन क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे तो बचा कितना 40%। अब 40% में किसका पार्ट है, 40% के अंदर सर हमारा गुआनाइन भी है और साइटोसिन भी है। ठीक है, तो साइटोसिन कितना हो जाएगा कि गुआनाइन और ये दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 20% आपका क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोसिन जो है वो कितना हो जाएगा 20%। तो चारगाफ ने क्या बताया था कि सर ये जो एडीनाइन और थायामीन और गुआनाइन और साइटोसिन जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं और इक्वल वन होते हैं, इनका अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल वन होता है। ठीक है, इसके आगे ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, पूरी की पूरी बात वैसे ही है। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो अ, दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। और इनकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है और जो इनका कोर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी जो दो मेजर ग्रुप्स होती है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इन 34 एंगस्ट्रॉम के बीच के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर हम दो नाइट्रोजन बेस पेयर की डिस्टेंस को बताएं तो वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में करें तो 0.34 नैनोमीटर होती है। इसका जो डायमीटर होता है हेलिक्स का वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडीनाइन जो होता है वो गुआनाइन के साथ में, और गुआनाइन जो होता है एडीनाइन जो है थायामीन के साथ में, और गुआनाइन जो होता है साइटोसिन के साथ में क्या करते हैं, पेयर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके क्या करते हैं, पेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये कि एग्जैक्टली आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। अब बेटा डीएनए की पैकेजिंग जो होती है वो आप हम जो है हमारी बुक से क्या करेंगे, कल इसको भी रीड करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग जो है क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं और डीएनए की पैकेजिंग को एक बार फिर से हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे हमारी बुक से। इसके बाद में डीएनए का जो एक्चुअली डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने बताया था, कैसे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, उस पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।